अन्योन्य प्रेरण का एसआई मात्रक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस? हेनरी, ओम, टेस्ला, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप बताओ इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आशा करता हूं आपने चुन भी लिया होगा। कर लिया, बिल्कुल। तो देखो इसका राइट ऑप्शन होगा हेनरी। ये कहाँ पे दे रखा है हेनरी? ये ऑप्शन ए में दे रखा है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपने भी इसी को चुना था तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय प्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। मैग्नेटिक प्लक्स डज नॉट हैव एसआई यूनिट। अब देखो चुंबकीय प्लक्स का एसआई मात्रक क्या क्या है, ये नॉलेज आप में होना चाहिए। और जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था उसमें मेंशन किया हुआ है कि इसका एसआई मात्रक क्या क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी यही नॉलेज देखना चाहता है। वही विद्यार्थी कह सकता है कि ये इसका एसआई मात्रक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बताइए, चुंबकीय प्लक्स का एसआई मात्रक नहीं है। एग्जाम में भी आपको 1 मिनट का ही समय मिलेगा, तो कोशिश करो कि 1 मिनट से कम समय में आप आंसर कर पाओ। तो देखो आपका टीएम स्क्वायर है, ये भी आपका क्या है? चुंबकीय प्लक्स का एसआई मात्रक है, तो ये भी नहीं होगा। वेबर आपका डब्ल्यू बी है, तो ये भी इसी का ही है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। वर्ड्स जो है ये भी अपन इसमें काउंट कर लेते हैं बहुत सी बार चुंबकीय प्लक्स को, है ना। तो ये भी इसका एसआई मात्रक है, वेबर भी है, टीएम स्क्वायर भी है। एच आपका बचा है इनकी, ये इसका एसआई मात्रक नहीं है चुंबकीय प्लक्स का, क्योंकि अभी ऊपर क्या पढ़ा था? अभी देखो आप ऊपर क्या पढ़ा था, ये है किसका है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो चुंबकीय प्लक्स का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। बाकी 3 तो है एबीसी, डी वाला नहीं है, तो दूसरे का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपने भी इसी को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगर कोई दूसरा चुना है डी के अलावा तो फिर 0 नंबर देना होगा। तो यहाँ पे डी वाले विद्यार्थी सही है। अब आ गया आपका ट्रांसफार्मर, जिसको आप अपनी लोकल लैंग्वेज में डीपी भी बोलते हो, और आपके घरों के आसपास काफ़ी देखने को मिल जाएगा ट्रांसफार्मर। तो ये किस काम में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर, ठीक है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए बताओ इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? केवल डीसी? ट्रांसफार्मर कार्य करता है डीसी, एसी, एसी और डीसी दोनों में। मतलब किस में काम करता है ये? कौन सी लाइट में काम करता है? लाइट 2 प्रकार की होती है, बिजली 2 प्रकार की होती है, एसी और डीसी। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इसका आंसर चुन लिया होगा, और इसका काम मैं अभी आपको बताऊंगा कि ट्रांसफर का काम क्या होता है, वो अलग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ट्रांसफर किस विद्युत पे, इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है? तो वो करता है एसी करंट, ओनली एसी करंट पे काम करता है, क्योंकि इसमें कुंडलियां होती है तांबे की, और आपको पता है कि एसी करंट में एंगल चेंज होता रहता है पर सेकंड, जबकि डीसी करंट में एंगल चेंज नहीं होता। तो ये डीसी पे काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एसी करंट पे काम करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? विद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को अप या डाउन करना। जहाँ पे जरूरत होती है अप करने की तो वहाँ पे अप करता है, जहाँ पे जरूरत होती है डाउन करने की तो वहाँ पे
डाउन करता है। इसीलिए ये दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब आपने देखा होगा 11 केवी आपके ग्रो तक आता है, ठीक है, ग्रो के आसपास, फिर ट्रांसफार्मर उसको 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, तो ये स्टेप डाउन वाले ट्रांसफार्मर होते हैं। जबकि आपने स्टेबलाइजर देखा होगा, वो कम लाइट को क्या करता है, ज्यादा करता है, तो वो स्टेप अप प्रकार की होती है। तो ये एसी करंट पे काम करते हैं ट्रांसफर। अगला, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, हेनरी, वेबर, जूल सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो, ये छप गया पेपर में, भूलना नहीं है। क्वेश्चन बनेगा बनेगा, लिख के रख लो आप लोग, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इज। चलिए, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका वेबर, ठीक है, वेबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए बढ़ते आगे की ओर। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। इंडक्शन कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम। उच्च धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, निम्न धारा प्रबल विद्युत वाहक बल, प्रबल धारा निम्न विद्युत वाहक बल, निम्न धारा निम्न विद्युत वाहक बल। बताइए, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। क्वेश्चन बनेगा बनेगा, मैंने पूरा निचोड़ निकाल रखा है एनसीईआरटी का। अगर कुछ विद्यार्थी को एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होती है, पढ़ नहीं पाते, अगर वो ये क्वेश्चन याद कर लेंगे ना तो भी काम बन जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। आपके बिहाफ में 3-4 घंटे मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी को, है ना, तब जाके क्वेश्चन बन पाते हैं आप लोगों के, और क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनता है, तो उसी का निचोड़ है ये। इंडक्शन कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम, प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे लो करंट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्राप्त होता है। निम्न धारा और प्रबल विद्युत वाहक बल इससे प्राप्त होता है। और ये कहाँ पे दे रखा है, लो करंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दे रखा है ऑप्शन बी में। तो अगर आपने भी ऑप्शन बी को चुना है ना, तो आप सही हो। ऑप्शन बी वाले विद्यार्थी सही है, अपने आप को 1 नंबर दो आप। और बाकी के विद्यार्थियों ने अगर गलत किया है तो फिर 0 कर देना ईमानदारी से, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही रंग लाएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, डायनेमो जो होता है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो इज। डायनेमो का जो काम होता है, जो कार्य होता है, किस सिद्धांत पे होता है? धारा के ऊष्मीय प्रभाव, ऑन द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रेरित विद्युत पर या फिर प्रेरित चुंबकीय पर। किस सिद्धांत पे काम करता है और किस सिद्धांत को देख के ये बनाया गया डायनेमो? चलो आंसर करो। मैंने पहले बोल रखा है कि कॉपी पेन लेके आपको बैठना है और क्वेश्चन नंबर लिखना है, और आपका जो ओपिनियन रहता है वो पहले लिखो आप। आंसर तो मैं बता रहा हूँ आपको, फिर उसे मैच करवाना है कि सर ने जो बताया वो हमने जो सोचा था वही है या फिर डिफरेंट है। अगर मैच हो जाता है तो अपने आप को 1 नंबर दे लिया करो, अगर गलत होता है तो 0 कर लिया करो, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका हो गया डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो ये है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, इसी का प्रिंसिपल काम करता है डायनामो में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपने भी यही चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, हाईएस्ट वैल्यू, औसत मान एवरेज वैल्यू, मूल औसत वर्ग धारा रूट मेन स्क्वायर करंट, या फिर नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। हॉट वायर एमीटर मेजर अल्टरनेटिंग करंट। तप्त तार एमीटर मापता है, क्या मापता है? बताइए। बिल्कुल 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 चुन लिया होगा आप लोगों ने अच्छे से, मेरे को पता है सबने अपना अपना आंसर चुन लिया होगा। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। देखो अपन ने क्या पढ़ा था, जो आपका हॉट वायर होता है एमीटर, क्या मेजर करता है? तो ये मेजर करता है आपका रूट मेन स्क्वायर करंट, मूल औसत वर्ग धारा मेजर करता है। तो ये कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 7वें का? ऑप्शन सी। अगर आपने भी सी को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो, अदरवाइज 0। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए। चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। द चेंज इन मैग्नेटिक इंडक्शन विथ टाइम प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है? पढ़ा था एनसीईआरटी में अपन लोगों ने, पीडीएफ मैंने डाल ही रखा है, तो आंसर भी आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो एनसीईआरटी आपने पढ़ा नहीं फिर, और क्वेश्चन तो सारा एनसीईआरटी से बनता है, और एनसीईआरटी का निचोड़ मैंने निकाल ही रखा है आपके सामने। तो आशा करता हूं आपने आपका आंसर चुन लिया होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या पूछा है, चुंबकीय प्रेरण के समय के साथ बदलने से किसी बिंदु पर उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है आपका यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है, ये तो क्वेश्चन बनेगा। जब पास ले जाते हैं कुंडली के तो धारा कैसे बहती है, दूर ले जाते हैं तो कैसे बहती है, लेंज का नियम याद रखना। किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाते हैं, तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा आपको बतानी है, और ये क्वेश्चन बनेगा 100% बनेगा। प्रैक्टिस कर लेना जितना हो सके। When the south pole of the magnetic near a coil is taken away, then the direction of the induced electric current produced। कोई भी चुंबक है किसी कुंडली के निकट, चुंबक का अपन देखो, चुंबक में एक तो होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव अपन लेके जा रहे हैं, साउथ पोल को लेके जा रहे हैं, एस को लेके जा रहे हैं। तो अपने पास जो कुंडली थी उसमें धारा तो ऑब्वियसली बात है बहेगी, लेकिन किस दिशा में बहेगी? लेंज का नियम याद आपको करना होगा, एनसीईआरटी में दे रखा है, 12th में भी पढ़ा होगा लेंज का नियम। तो लगाओ लेंज का नियम, और उसके अकॉर्डिंग क्या एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी, क्लॉकवाइज बहेगी?
सम टाइम क्लॉकवाइज, सम टाइम एंटी क्लॉकवाइज। बताइए क्या आंसर होगा इसका। हाँ बिल्कुल, चुंबक का साउथ पोल दूर लेके जा रहे अपन, यानी एस को दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं तो कुंडली में एन बनेगा। इतना सा तो मैं आपको बता दूं, एन बनेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि दूर मत जाओ, है ना। और अगर पास आता ये तो कुंडली में क्या होता, क्या बनता, ऐसी बनता है, वो बोलेगा पास मत आओ, ठीक है। दूर जाएगा तो दूर जाने नहीं देंगे, पास आएगा तो पास आने नहीं देंगे, सिंपल। ये सिद्धांत यहाँ पे काम करता है। तो मैंने तो निकाल लिया है, क्योंकि मैंने ऐसे याद कर रखा है, और हमारे टाइम पे 12th में भी ऐसे याद किया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 90 का, बिल्कुल आपने भी निकाल लिया होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वामावर्त। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन विद्यार्थियों को पता नहीं है लेंज का नियम, ताकि उनको और क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बनता है 100%। ओके, फाइनली आ चुके हैं अपन यहाँ पे। इधर देखो, आप लोग दिख गया होगा आपको, बस ये डायग्राम याद रख लो आप। ऊपर वाली कंडीशन में देखो अपन क्या कर रहे हैं, चुंबक को कुंडली के पास लेके आ रहे हैं, यानी कि एन को लेके आ रहे कुंडली की तरफ, तो एन बन गया। मैंने बोला ना कि जिधर जाएंगे पास आएगा तो आने नहीं देगा, तो एन बनेगा, तभी तो उसको फेंकेगा दूसरी तरफ, बिल्कुल। और दूर जाएगा तो जाने नहीं देगा। अब नीचे वाली कंडीशन में देखो, चुंबक का जो आपका नॉर्थ पोल है, इसको अगर दूर लेके जाएंगे तो इधर एस बन जाएगा, वो बोलेगा कि दूर मत जाओ, अट्रैक्ट करेगा उसको, तो एस बन गया, सिंपल। अगर इसी प्रकार मैं ऊपर वाली कंडीशन में साउथ पोल को लेके आऊं कुंडली की तरफ, तो उसमें एस ही बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। और नीचे वाली कंडीशन में अगर मैं एस को दूर लेके जाऊंगा तो वो दूर नहीं जाएगा, एस को अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो वो दूर जाने नहीं देगा, तो उसमें एन बन जाएगा। इतना सा आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा बनेगा, देख लेना। ये लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका यहाँ पे एक दो क्वेश्चन तो बनता है यहाँ से, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रख लेना एग्जाम तक, भले ही उसके बाद भूल जाना। तो ये भी अपना हो गया, बढ़ते आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। विच ऑफ द फ्लोइंग लॉ ऑफ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज का नियम, फेराडे का विद्युत विच्छेदन का नियम, एम्पियर का नियम, और मैं तो कहता हूं ये जितने भी नियम है ना, एक जो आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना, तो वहां पे सारे नियम लिख डालो, जितने भी नियम है अपने फिजिक्स में, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप पढ़ के जा सको। तो ठीक है, हो गया अपना। चलिए, कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पहले आप सोचो, दिमाग पे जोर डालो। वेरी गुड। चैप्टर 6 में क्या पढ़ा था अपन लोगों ने, लेंज का नियम। तो ये नियम है ना, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित है 100%। तो राइट ऑप्शन पहला वाला ही हो जाएगा, ए, क्योंकि यहीं पे दे रखा है लेंज का नियम, ठीक है। तो अगर आपने भी इसी को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगला,
एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि केवल चुंबक गतिशील हो, केवल चालक गतिशील हो, चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति हो। A magnetic is placed near a closed conductor. Current can be generated in the conductor. देखो, अगर अपन को कंडक्टर में करंट जनरेट करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए ताकि चालक में धारा बहने लग जाए, कंडक्टर में धारा बहने लग जाए, करंट बहने लग जाए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कौन सी कंडीशन होना चाहिए? साइंटिफिक, जो आपका साइंटिफिक आंसर है वही देना है। एक कंडीशन है धारा कब बनती है? ऑब्वियसली बात है, जब चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है ना, ऐसी कंडीशन में ही धारा उत्पन्न होती है। आपेक्षिक गति होना चाहिए यहाँ पे। तो ये कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है आपके ऑप्शन डी में दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेट। चालक और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होना चाहिए। ऐसी कंडीशन में जो आपका कंडक्टर है ना, उसमें करंट बहने लग जाएगा और इसी सिद्धांत पे जनरेटर काम करता है। और इसी सिद्धांत पे आपने देखे होंगे शादी ब्याह में जो जनरेटर होते हैं ना, लाइट जाने पे जब चलाए जाते हैं, तो इसी सिद्धांत के कारण वहाँ पे जनरेटर का आविष्कार हुआ है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपने भी ऑप्शन डी को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है। इस परिपथ में टी समय में, सेकंड में मेजर किया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में। और यहाँ पे आप देख सकते हो इक्वेशन 6t -5 -5t + 1 में परिवर्तित होता है। टी यहाँ पे दे रखा है 0.25 सेकंड पर परिपथ में प्रवाहित धारा। बच्चों वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बनेगा आप लोगों के। अब जिन्होंने देखो ये 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, अब जिन्होंने सूत्र याद ही नहीं किया होगा उनको तो बहुत टफ लग रहा होगा ये। जिन्होंने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं होगा उनको तो टफ लगेगा। पहले तो करो आप इसको, पहले आप करो, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए आपको आता है कि नहीं आता है। किसी बंद परिपथ का द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज 10 ohm in time t second through the circuit. The magnetic flux in Weber change by 62 -5t + 1 AT is equal to 0.25 second. The current flowing in the circuit. लगाओ फॉर्मूला और निकालो आंसर। बोला था मैंने कि कोई भी चैप्टर हो आपका फिजिक्स का, फॉर्मूला तो याद करना ही करना है, क्योंकि हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 फॉर्मूले होंगे। इतना सा तो आप कर ही सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर निकालो। थोड़ा टाइम में दे रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे देखो एग्जाम में चाहे आपका न्यूमेरिकल हो कोई भी हो, 1 मिनट ही मिलेगा वहाँ पे। तो कोशिश करो कि 1 मिनट में आंसर देने की। कर लिया आपने? वेरी गुड, कर लिया होगा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हो तो कर डालेंगे तुरंत, क्योंकि छोटा सा है तो फॉर्मूला इसका। और सब दे रखा है यहाँ पे, फ्लक्स दे रखा है अपन को, प्रतिरोध दे रखा है, 2 चीजें दे रखी है, टी दे रखा है, सब दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने तो निकाल लिया इसका आंसर। मेरा निकल के आया 0.2 निकल के आया।
अब आप लोगों का क्या आया ये तो आपको पता, और हमारा 0.2 कैसे आया वो एक्सप्लेन में कर देता हूँ कि 0.2 कैसे आएगा। तो पहले तो ये मान याद रखो, टी का रखो 0.25, और आर जो आपका है वो 10 ओम है, और यहाँ पे फ्लक्स में जो परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है, अच्छे से इक्वेशन दे रखी है, तो इसका मान अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे। ये देखो, आप कुछ नहीं करना, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, E अपॉन आर इज इक्वल टू -1 अपॉन आर, हाँ, डी थीटा आपका डी अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला यहाँ पे काम आता है। और अपन को यहाँ पे आई निकालना है, तो आर का मान यहाँ पे फिलअप कर दिया, और ये इक्वेशन अपन को दे रखा था वो भर दिया, सोल्व किया तो 12t-5 यहाँ तक पहुँच गए, और जैसे इसको अपन ने सोल्व किया तो 0.2 आंसर आ गया, देख सकते हो आप। मैंने पहले बोल रखा है कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना, ऐसे आपको करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में, बढ़ते आगे की ओर, तो इसीलिए अपना राइट ऑप्शन था 0.2। चलिए, तो कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है 12वें का बी, 0.2 ये लीजिए, ठीक है। ऑप्शन बी होगा, अगर आपने भी इसी को चुना तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन द रॉड विल बी। फॉर्मूला पता है कि नहीं है तो आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ा था अपन लोगों ने, DLV के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है, 12th में भी पढ़ा था, अभी NCERT का PDF डाला था वहाँ पे भी पढ़ा था। तो इसका राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा, चुन लिया आप लोगों ने, आशा करता हूँ आपने कर भी लिया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका BLV। ये कहाँ पे दे रखा है BLV, ये तो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए BLV। अगर आपने भी इसी को चुना था तो नंबर दे सकते हो आप अपने आप को। अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्न में से कौन सा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। जो डीपी जो होती है, जो ट्रांसफार्मर होता है, इसमें कोर किसकी बनाई जाती है, इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, सॉफ्ट स्टील, कॉपर, स्टेनलेस स्टील, एल्निको। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है उसको सबसे उपयुक्त इसमें क्या रहता है, वो रहता है आप लोगों का सॉफ्ट स्टील। तो सॉफ्ट स्टील इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में यही दे रखा है। तो 14वें का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी इसी को चुना है तो 1 नंबर दे सकते हो। अगला, तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का हाईएस्ट वैल्यू, एवरेज वैल्यू,
रूट मीन स्क्वायर गलत नहीं होना चाहिए, अब गलत नहीं होना चाहिए ये वाला, तो ये वाला तो गलती नहीं होना चाहिए। पढ़ के आए हो आप अभी, गलत तो जाना नहीं चाहिए। चलो बहुत बढ़िया कर दिया बहुत सारों ने। तो देखो 15वें का राइट ऑप्शन क्या होगा आपका, रूट मीन स्क्वायर करंट, मूल औसत वृक्क धारा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते आगे की ओर। किसी ऊंचाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमश, जो वहां पे कुंडलियां होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, तो यहाँ पे देखो N1 और N2 लपेटे है। The primary and secondary of the step-up transformer have N1 and N2 turn respectively then। कुंडली की संख्या आपको अच्छे से पता होगी ना, N की ज़्यादा होना चाहिए या फिर N2 की होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही प्यारा, और समझो एग्जाम में छप गया ये। स्टेप अप के लिए, ठीक है। बताओ स्टेप अप के लिए क्या हो गया। बहुत बढ़िया। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली है, तो सेकेंडरी कुंडली में ज़्यादा होना चाहिए लपेटों की संख्या, टर्न ज़्यादा होना चाहिए, मतलब N2 में N1 के कंपैरिजन में, तभी तो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनेगा। वो सेकेंडरी कुंडली में टर्न की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, तो यानी कि अपना N2 ज़्यादा होना चाहिए, N2 ग्रेटर देन N1। तो कहाँ पे दे रखा है ये दे रखा है बी में। तो 16वें का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर आपने भी बी को चुना है तो आप अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। चलिए, लेंज का नियम याद है ना, तो दो इसका आंसर। उद्दग्र तल में चालक तार की वर्ताकार कुंडली रखी हुई है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवेश धारा का मान आपको बताना है। मैंने पहले बता रखा है कि दूर ले जाएंगे तो दूर जाने नहीं देंगे, पास आएगा तो पास आने नहीं देंगे। तो कुंडली में क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ताकार कुंडली है, इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे उत्तरी यानी कि एन पोल कुंडली की ओर है, एन पोल कुंडली की ओर है। मैं फिर बता रहा हूं, एन पोल कुंडली की ओर है और इसको लाया जा रहा है, मतलब करीब लाया जा रहा है। अब तो बता दो, एन पोल को करीब लाया जा रहा है। एक बार डायग्राम और दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। अच्छे से देखो आप लोग इसको, मैंने पहले बोल रखा है कि अगर अपन एन को कुंडली की तरफ लाएंगे तो एन नहीं बनेगा, क्योंकि वो आने नहीं देगा उसको, वो बोलेगा दूर जाओ। जब बेचारा एन दूर जाएगा तो उसको पास बुलाने के लिए उसमें एस बन जाएगा। तो देखो आप, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब इसमें दिखा रहा है। क्लॉकवाइज जैसे आपकी घड़ी चलती है, दीवार घड़ी,
एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा। अब तो मेरे को बताए सबको आ गया होगा, ठीक है। चलिए अच्छे से याद देना ये चीज, लेंज का नियम। तो अब आ जाते क्वेश्चन पे। चलिए ठीक है, तो लेंज के नियम के अनुसार इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बिल्कुल वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों होगा? क्योंकि देखने का नजरिया देखो आप, देखने का नजरिया चुंबक की तरफ से देखने पे, ये इन्होंने नीचे बोला है इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नजरिया देख कहाँ से रहे हो आप, इसीलिए इसका वामावर्त राइट ऑप्शन होगा 17वें का, ये भी ध्यान रखना आप। तो राइट ऑप्शन ए होगा। अगर आपने भी ए को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिर रखा गया है, इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? ए स्टेट कंडक्टर रोड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, इट इज लेफ्ट टू फॉल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है ये बात। तो देखो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, की दिशा बदलती रहेगी? बताइए। वेरी गुड, इंक्रीज, बढ़ता जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमेशा विभवांतर बढ़ता ही है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? कहाँ पे दे रखा है? इंक्रीज, ऑप्शन बी। तो 18वें का अगर आपने भी बी चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। अगला क्वेश्चन, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पे आधारित है? लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। आवेश, संवेग, ऊर्जा, द्रव्यमान। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पे आधारित है? वेरी गुड, अभी एनसीईआरटी में भी पढ़ा था, पढ़ के भी आए थे ऊपर। तो ये नियम आधारित है एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण पे। किया होगा बहुत सारों ने। अगर आपने ऊर्जा को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। तो ये बेसिक चीजें होती है जो आपको याद रखनी होती है, बस एग्जाम तक याद रख लो बस आप। एग्जाम अगर आपका फाइट नहीं हो फिर बोलना मेरे से। इतना सा चैलेंज आप मानो कि एग्जाम तक ये चीजें याद रह जाए। आप बच्चों को याद ही नहीं रहता, वो भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजें और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपने भी सी को चुना है तो अपने आप को 1 नंबर दे लो आप। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली के लिए 100 प्रेरक तत्व 2 मिली हेनरी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाह की दर 103 एम्पियर सेकंड है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है। The self-inductance for a coil in 2 millihenry, the rate of flow of electric current, it is 103 ampere second. The induced electromotive force in it is 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. न्यूमेरिकल है, करो, लगाओ फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में अभी आप पढ़े थे, फॉर्मूला वही काम आएगा। जल्दी लगाओ। अगर पता नहीं है तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्मूला वगैरह पूरा न्यूमेरिकल हल करके, उसको नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से।
आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसमें थोड़ा मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को। इसमें थोड़ा टाइम दूंगा मैं आपको, करो अच्छे से। हाँ, कॉपी पेन लेके बैठो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो, कोशिश कर रहे होंगे बहुत सारे प्रिय विद्यार्थी। चलिए, तो देखो मैंने तो इसका निकाल लिया, फॉर्मूला मैंने लगाया, और यहाँ पे सब प्रेरित कितना दे रखा है, 2 मिली हेनरी, तो इसका मान दे ही रखा है। और प्रेरित इसमें विद्युत धारा 103 एम्पियर अपन को दे रखी है, तो क्या ही दिक्कत है, बस फॉर्मूले में ये मान भरना है। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बहुत सारे को ये पता नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। दिखाने से पहले इसका आंसर जो मैंने निकाला है, मेरा निकल के आया है इसमें 2 वोल्ट, 2 वॉट्स इसका निकल के आया है। अब बहुत सारे तो बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। चलिए, ये देखो आप, इधर देखो, ये फॉर्मूला पहले तो नोट डाउन करो जिसको पता नहीं है, di/dt, ये फॉर्मूला। और कुछ नहीं करना, जो अपन को दिया वो इसमें भरना है मान। और जैसे मान यहाँ पे भरा और इसको हल किया तो निकल के क्या आ गया, अच्छे से देख सकते हो आप, 2 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है।